नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि नवरात्रि के पावन दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना के बाद देवी का घर में स्वागत किया जाता है और मान्यता है कि 9 दिन तक मां भक्तों के घर में वास करती है। इन 9 दिनों तक हर दिन मां के अलग स्वरूपों की विशेष पूजा होती है। देवी पूजा बिना श्रृंगार अधूरी है। नवरात्रि में नवदुर्गा का श्रृंगार किया जाता है। 9 देवियों के अलग अलग 9 प्रिय रंग है। ऐसे माता का श्रृंगार करते समय और नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा करते समय उनकी पसंद के रंगों को शामिल करते हैं। माता के श्रृंगार में देवी के पसंदीदा रंगों के वस्त्र का उपयोग किया जाता है। खुद भी दिन विशेष के मुताबिक रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। तो आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है। माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें, कई मंदिरों में भव्य आरती का आयोजन भी किया गया है। बात करें उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की या कामाख्या देवी मंदिर की या फिर तमाम मंदिर हैं जहां पर भक्तों का सुबह से ही लंबा तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, इन नवरात्रियों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माता का कलश बिठाया जाता है। बताया जाता है कलश स्थापना के बाद देवी का घर में स्वागत होता है और यह मान्यता है कि 9 दिन तक मां भक्तों के घर में वास करती हैं और इन 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आपको बता दें, माता रानी की पूजा बिना श्रृंगार के अधूरी होती है। तो नवरात्र में नवदुर्गा का श्रृंगार किया जाता है और 9 देवियों को अलग अलग 9 प्रिय रंगों से सजाया जाता है। तो आपको बता दें, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। बात करें उज्जैन महाकाल मंदिर की या फिर कामाख्या मंदिर की, तमाम बड़े माता के मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंचे हैं। आपको बता दें, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद माता रानी का घर में स्वागत किया जाता है और ये मान्यता है कि कलश स्थापना के बाद 9 दिन तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। इन 9 दिनों तक हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में मंगलवार रात को 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के झटके अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और भारत तक महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भूकंप की वजह से भारी नुकसान भी हुआ है। अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान में 2 औरतों समेत 9 लोग भूकंप की वजह से मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 160 लोग अभी जख्मी भी हुए हैं। अफगानिस्तान में आंतरिक मामलों के कार्यवाहक मंत्री सिरजाउद्दीन हक्कानी ने सभी 34 प्रांतों के राज्यपालों और देश भर के पुलिस प्रमुखों से भूकंप से प्रभावित सभी लोगों की मदद करने और उनका सहयोग करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि भूकंप के झटके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, साथ ही इस्लामाबाद और लाहौर सहित पाकिस्तानी शहरों में महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार मंगलवार रात का भूकंप सतह से 187 किलोमीटर नीचे उत्पन्न हुआ था। हिंदुकुश क्षेत्र में आमतौर पर गहरे भूकंप आते हैं जो 100 किलोमीटर या फिर उससे कम की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। अगर गहरे भूकंप पर्याप्त रूप से मजबूत हो तो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में महसूस किए जाते हैं। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के समय रावलपिंडी के एक बाजार में भगदड़ की सूचना मिली। खबर में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के कम से कम 5 सदस्य घायल हो गए हैं। तो आपको कल दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में लगातार 3 बार ये झटके लगे हैं।
साथ हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, रात करीब 10:15 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जानना चाहेंगे दिल्ली के क्या कुछ हालात थे भूकंप के बाद? जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के अंदर जिस तरीके से भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं, इसको जो है रिक्टर स्केल पर जो है इसको नापा गया था। इसकी तीव्रता जो है 6.6 रही थी। जानकारी के मुताबिक भूकंप के केंद्र अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा रही 7.7, जिसमें जो है लोगों के अंदर दहशत का माहौल था पूरी दिल्ली और उत्तर भारत के अंदर। यानी कई लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल के खड़े हो गए कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बड़ा कोई हादसा हो जाए। लेकिन वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के पंजाबी बाग शकरपुर के अंदर जो है भूकंप आने से एक बहुमंजिला इमारत झुक गया, जहाँ पे आनन फानन में जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पे जाकर उसको जो है देख रेख कर रही है। और फिलहाल जो है वहां पे एक नोटिस लगाया गया है कि इसके इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति ना खड़ा हो, ये कभी भी जो है भड़बड़ाकर नीचे गिर सकती है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कई बार भूकंप आ चुकी है, हालांकि इसके मुताबिक जो है कल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तीव्र गति जो है 6.6 रही थी, यानी दिल्ली एनसीआर के अंदर। जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे प्रिंस, बताया जा रहा था कि इस भूकंप का जो मेन केंद्र है वो अफगानिस्तान को बताया जा रहा है, जिसके चलते अफगानिस्तान में भी काफी नुकसान हुआ इसको लेकर। जी, मैं सूत्रों के माने तो जो वहां पे अगर बात करें तो 7.7 जो है एक्सेल पे इसको नापा गया था, लेकिन जो वहां पे नुकसान हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है और क्षतिग्रस्त बहुत ज्यादा हुआ है वहां के लोगों को। लेकिन अब वो बात करें वहां पे कि अगर दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में भी वो हालात जो है पैदा नहीं हुए थे, लेकिन तीव्र गति जो है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसको जो है कैसे भी करके जो है दिल्ली के अंदर इसको कंट्रोल जो है हो गया था। लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल के रोडों पे खड़े हो गए थे, अफरा तफरी का जो माहौल मच गया था, वो एक देखने वाली बात थी। जी बिल्कुल प्रिंस, लेकिन जिस तरीके से भूकंप आया है बताया जा रहा है, हालांकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुताबिक भारत में कोई भारी नुकसान देखने को नहीं मिला है, लेकिन वहीं जम्मू में इस भूकंप के बाद मोबाइल सेवाएं बाधित हो गई हैं। जी, इंटरनेट को अगर हम माने तो वहां पर जो है इसको इंटरनेट बंद कर दिया गया। पठानकोट हो, चाहे भटिंडा हो, मानसर हो, और उत्तर प्रदेश के जैसे जो यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं किया गया है। लेकिन वहां की बात करें तो हिमाचल की हो चाहे पंजाब की हो, तो वहाँ पे इंटरनेट जो है कुछ समय के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है कि कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो। जिस तरीके से सरकार ने इस पे जो है अंत लगा दिए कुछ घंटों के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, भूकंप आने के चलते अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भारी नुकसान देखने को मिला है। तो आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर आज बुधवार को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विशेष सीपी दीपेंद्र पाठक द्वारा समाचार एजेंसी एएनआई को दी गई है। जानकारी के मुताबिक पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था। मामले में प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति विरूपण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में आम आदमी पार्टी कार्यालय से निकली एक वैन को भी रोका गया। इसे कुछ पोस्टर जब्त किए गए हैं और गिरफ्तारियां भी की गई हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, इस कार्रवाई में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 100 से ज्यादा लोगों पर अभी तक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो आपको प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आगे बढ़ेंगे। ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीना तहसील का दौरा किया है। रुसल्ला गांव में किसान वीरेंद्र पटेल के खेत में जाकर मसूर और रायड़ा की फसल में हुए नुकसान का उन्होंने आकलन किया। कल्याण सिंह के खेत में जाकर गेहूं की फसलें देखी है।
इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि जिन किसानों को की फसल में 50% से अधिक नुकसान हुआ है उन्हें 32,000 रुपए हेक्टेयर के मान से राहत राशि का भुगतान किया जाएगा और ऋण वसूली स्थगित करने के साथ ही ब्याज माफ किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की घोषणा से किसानों ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बीना जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। उन्होंने किसानों के साथ जाकर उनकी फसलों का जायजा लिया। आपको बता दें, ओलावृष्टि के कारण किसानों की कई फसलें बर्बाद हो गई है। एफ के अध्यक्ष और यहां शूटिंग की जो प्रतियोगिता हो रही है उससे संबंधित मित्र आए थे। उनके साथ आज वृक्षारोपण का काम हमने किया है। लेकिन मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि आज श्री लुसियानो रासी इटली से अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ श्री रणिंदर सिंह जी, अध्यक्ष नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सुल्तान सिंह, महासचिव नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारी करने के समय ही परिवार के साथ हम खड़े रहे और आज मुझे खुशी है कि ये बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है। इन्होंने भी जन्मदिन हमारे साथ मनाया पेड़ लगा के। हमारे ISSF के अध्यक्ष और यहाँ शूटिंग की जो प्रतियोगिता हो रही है उससे संबंधित मित्र आए थे। उनके साथ आज वृक्षारोपण का काम हमने किया है। लेकिन मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि आज श्री लुसियानो रासी इटली से अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ श्री रणिंदर सिंह जी, अध्यक्ष नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सुल्तान सिंह, महासचिव नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारी खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राज सिंधिया जी और उनकी टीम के साथ आए और उन्होंने वृक्षारोपण किया। मित्रों, मुझे और प्रसन्नता इस बात की है कि हमारा बेटा जो आज हमारे साथ वृक्षारोपण करने आए, ये देवराम मेवाड़ा, इस बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और लीवर ट्रांसप्लांट करने के समय ही परिवार के साथ हम खड़े रहे और आज मुझे खुशी है कि ये बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है। इन्होंने भी जन्मदिन हमारे साथ मनाया पेड़ लगा के। हमारे तो ये बात करेंगे दिल्ली में पेश होने वाले बजट की। जी हां, 2 दिनों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आज दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, लिहाजा दिल्ली सरकार बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पहली बार सदन पटल पर बजट का प्रस्ताव रखेंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से पहले बजट की खींचतान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा। इसमें उनकी अपील थी
कि प्रधानमंत्री अपना काम करें और दिल्ली सरकार को दिल्ली का काम करने दें। कोई टिप्पणी नहीं हो, केंद्र सरकार ने सालों से चली आ रही परंपरा को पहली बार तोड़ा है कि देश के संविधान पर हमला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल जुड़ चुके हैं। प्रिंस, जानना चाहेंगे कि आज जो 2 दिन से लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा था, बताया जा रहा था केंद्र की तरफ से बजट को रोका जा रहा है, आज वो पेश होने वाला है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मंगलवार को दिल्ली सरकार अपना बजट पेश कर रही थी, महज वही जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इसको रोक लगा दी थी, यानी गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल ने, जिसमें मनीष सिसोदिया ने जमकर बरसे, कहा कि ये संविधान का हनन है और ऐसे करना बिल्कुल नाइंसाफी है। जिसपे आज कैलाश गहलोत बजट को पेश करेंगे 11:00 पे, यानी जो है बजट पेश करना अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मंगलवार को ये बजट पेश होनी थी, वजह जो है इस पे संकट छा गया। हालांकि 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल ने इस पे जो है मोहर लगा दी कि अब दिल्ली सरकार अपना बजट पेश कर ले। मंगलवार को जिस तरीके से बजट पे मंजूरी दी मुद्दे पर हुई चर्चा के भाग लेते हुए जो कैलाश गहलोत को जो है आदेश दिया गया है कि आप जाकर के 11 साढ़े 11 के बीच आप जो है दिल्ली सरकार का बजट पेश करेंगे। जो कि आज देखने वाली बात ये होगी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या सौगात देने वाले हैं दिल्ली के जनता को, और कितना शिक्षा में जो है और भी उछाल आ सकती है, यानी बच्चों का जो है भविष्य की बात पे आज बजट में क्या देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन प्रिंस, इसमें जो लगातार ये बजट पेश होने की बात हो रही है, काफी 2 दिनों से हंगामा भी हो रहा था, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग बताया जा रहा है 80,000 करोड़ का ये बजट होने वाला है, तो उसमें क्या वो मुख्य चीजें होंगी जिन पर बात होंगी? देखिए, बहुत सारे मुख्य चीजें हैं, जैसे PWD की अगर बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, या डेवलपमेंट की बात कर ले, या लोगों की बिजली की बात कर ले, जो लोगों की जो यातायात है उस पर बात कर ले, जो डीजल है पेट्रोल है उस पर बात कर ले, जो महंगाई की जो मार जनता सह रही है जो उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत जो है क्या ऐसा बजट में पेश करने वाले हैं जो दिल्ली की जनता खुश नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें दिल्ली का आज बजट पेश होगा। आपको बता दें 2 दिन से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से बजट को रोका गया था। तो आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित मेले में बड़ा हादसा हो गया है जिसमें 11 लोग घायल हुए हैं। ये सभी हिंडोला में सवारी कर रहे थे, तभी अचानक ये नीचे की ओर जाते हैं और वो समय टूट गया। इस कारण झूले में बैठी महिलाएं और बच्चे नीचे जमीन पर आ गिरे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोगों को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। अजमेर ASP सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में अजमेर बस स्टैंड के पास ये मेला चल रहा था, यहीं पर झूले का केबल टूटने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में लगभग 11 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए JLN सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के अनुसार सभी 11 सवारियों की हालत में काफी सुधार है और वो सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस पर अजमेर के मेले में हुए इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अजमेर में बस स्टैंड के पास आयोजित एक मेले में झूला टूटने से महिलाओं और बच्चों सहित करीब 10 लोगों के घायल होने के समाचार अत्यंत दुखद है। मैं ईश्वर से सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिएगा तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ सिर्फ ओंकार न्यूज पर।